हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 जो कि 11th का है उसके हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पहला वीडियो बनाया, उस वीडियो में हमने ये बताया था कि जो है हमने पहला चैप्टर जो था उसमें ये देखा था कि डाइवर्सिटी क्या है, लिविंग बीइंग्स क्या है। सेकेंड जो है इस यूनिट का सेकेंड पार्ट जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी जब एक स्टडी हमने कर ली कि डाइवर्सिटी में अमेजिंग डाइवर्सिटी पाएगी, बहुत सारे एनिमल है, तो उसे हम क्लासिफाइड करना शुरू किए थे। तो हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने ये बताया था कि सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्लासिफाइड किया, उसके बाद लीनियस ने किया, उसके बाद हमने बात की थी कि वहां पे आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उस सब चीज को पढ़ने से पहले आज जो है हम एक आपको क्योंकि आपका पेपर जो है एमसीक्यू में आता है, तो हम तो आपको सारे क्लासिफिकेशन जितने आज तक प्रपोज किए गए हैं सबको हम आपको एक साथ बता रहे हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने, याद रखिएगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? लीनियस ने। दूसरा जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हकल ने दिया है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? हकेल ने। इन्होंने पूरे एनिमल डाइवर्सिटी को 3 किंगडम में बांटा था। उसके बाद अगर 4th किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कोपलैंड ने दिया। कोपलैंड ने पूरे एनिमल डाइवर्सिटी को, एनिमल बीइंग को, ह्यूमन मतलब एनिमल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब को डाइवर्सिटी को 4 किंगडम में बांटा था। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कार्ल वूज ने दिया है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। और अभी तक जो है 8 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई है जो कि हमारा कैविलियर और स्मिथ ने दिया है। तो जो 8 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये अभी तक पूछा नहीं गया, ये सबसे रिसेंट क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो ये मैंने एक स्लाइड में आपको ओवरव्यू दे दिया। अब हम इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो क्या है? आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसको हम देखते हैं कि क्या है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज किया था। ये क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने कुछ कैरेक्टर को कंसीडर किए थे। तो हम पहले इस वीडियो में आज उन सब पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्टडी करेंगे और लास्ट में हम इन कैरेक्टर के बेस पे जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, उनको देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर हैं, कौन से कैरेक्टर नहीं हैं। उसके बाद हम आपको थोड़ा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो हम पहले शुरू करते हैं पहला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। जो पहला कैरेक्टर है वो है सेल टाइप। अब सेल टाइप की बात करें तो आप प्रीवियस क्लासेस में जो है आप पढ़ चुके हैं कि 2 तरह के सेल टाइप एनिमल डाइवर्सिटी में पाए गए थे। तो लिविंग थिंग्स की डाइवर्सिटी में 2 तरह के सेल टाइप पाए गए थे। एक ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस जो है प्रिमिटिव थे। न्यूक्लियस प्रिमिटिव का अर्थ है कि न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल या प्रिमिटिव सेल कहें। फर्दर इवोल्यूशन हुआ और कुछ ऐसे एनिमल बने जिनका न्यूक्लियर मटेरियल मींस डीएनए जो है वो एक लेयर के थ्रू, एक सराउंडिंग लेयर के थ्रू वो बाउंडेड हो गया, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहें। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो यूकैरियोटिक कहलाए और जिसमें नहीं था वो प्रोकैरियोटिक कहा है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक को प्रिमिटिव माना गया। प्रिमिटिव माने जाने का रीजन क्या था? क्योंकि इनका न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। अगर इवोल्यूशन की हम बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि पहले प्रोकैरियोटिक आए थे, उसके बाद यूकैरियोटिक आए थे। ठीक, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, जैसे अभी हमने कहा 5 किंगडम में, तो क्या हमने कहा? मोनेरा का बात किया था। तो मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक में, बाकी जो आपकी एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांटी, ये सब हमारे यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक, तो सेल टाइप ये है। दूसरा सेल वॉल की बात करेंगे। तो सेल वॉल क्या होता है? जैसे सेल जो है एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और रिजिड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है एनिमल्स या प्लांट को जिसमें ये पाए गए हैं, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, प्लांट किंगडम में सेल वॉल पाए गए हैं। तो जो सेल वॉल हैं वो सेल वॉल प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी एंड फंगी अटैक में अटैक एंड द बैक्टीरियल अटैक। इन सबसे सेल वॉल जो है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है प्लांट किंगडम को। अब सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है?
इस पे डिपेंड किया। तो सबसे पहले जो है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले जिनके सेल वॉल जो हैं वो सेलुलोज के बने हुए नहीं थे, लेकिन उसमें कुछ पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड थे। तो कुछ ऐसे एनिमल है जो कि नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल रखते हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें काइटिनियस सेल वॉल होता है। काइटिनियस सेल वॉल का मतलब होता है कि सेल वॉल मेड अप ऑफ द काइटिन। क्या हुआ? काइटिन। अगला कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, उसे हम सेलुलोजिक सेल वॉल कहते हैं। देखिए, जो सेल वॉल है जो कि नॉन सेलुलोजिक है, ये हमारे मोनेरा है। ठीक, अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो उसमें सेल वॉल कहीं कहीं पाए गए हैं। अगर हम फंगी की बात करें तो उनके सेल वॉल जो है काइटिनियस थे, काइटिन के बने हुए थे। लेकिन अगर हम प्लांटी की बात करें तो उनके सेल वॉल सेलुलोज के बने हुए थे। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये दो कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रखा था आर.एच. व्हिटेकर ने। तो आर.एच. व्हिटेकर के हिसाब से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपको प्रीवियस जो स्लाइड है उसी में मैंने बताया कि ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ना हो, लैक हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे क्या बोल रहे थे? प्रोकैरियोटिक सेल बोल रहे थे। तो कुछ ऐसे मतलब जो कि प्रोकैरियोटिक एनिमल है, वो ऐसे एनिमल या ऐसी लिविंग बीइंग है जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो कुछ ऐसे थे जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, कुछ ऐसे थे जिनके पास नहीं थे। जिनके पास डेफिनेट थे इन्हें हम लोगों ने यूकैरियोटिक कहा था, और जिनके नहीं थे उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कह रहे थे। अब अगर बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखिए हमारा बॉडी जो है वो बना होता है मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट, जैसे एटम के बाद मॉलिक्यूल बनते हैं, एग्रीगेट होकर मॉलिक्यूल एग्रीगेट करके सेल बनाता है। तो जो लिविंग बीइंग की जो लिविंग थिंग्स है, जो हमने कहा कि इमर्जेंट प्रॉपर्टी है कि हम जीवित हैं, ये सेल लेवल से शुरू होता है। तो सबसे छोटा एनिमल जो था वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का था, मतलब उसकी बॉडी सेल की बनी हुई थी। जब सेल आपस में एग्रीगेट होता है तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल थे जिनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। जब आपस में टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल थे जो कि ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनाइजेशन था। जब ऑर्गन आपस में मिलता है तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल लिविंग थिंग्स है जो कि ऑर्गन सिस्टम रखते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इन प्रोटिस्टा और फंगी मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया को डिवाइड किया गया है। तो सेलुलर लेवल हो जाएगा, टिश्यू लेवल हो जाएगा, ऑर्गन लेवल हो जाएगा और ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है द मेथड विच यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू गेट या टू कंज्यूम द फूड मटेरियल। तो इसे हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दो तरीके के आपको पता है, एक तो होती ऑटोट्रोपिक, एक होती हेट्रोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक मतलब होता है ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल या प्लांट या लिविंग थिंग्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रोपिक। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक में हमने कहा कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ऐसे जो कि केमिकल कंपाउंड से अपना भोजन बनाते हैं, जहां पे सनलाइट यूज नहीं होती है। तो ऐसे कंपाउंड को, मतलब ऐसे एनिमल्स को जो कि केमिकल कंपाउंड से बनाते हैं, उसे हम कीमो ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। और जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम सिंथेटिक बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। अब हमने कहा हेट्रोट्रोपिक मतलब क्या है कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होना। तो दूसरे पर डिपेंड होने में दो तरीके से डिपेंड हो सकते हैं। एक जो है एनिमल वो दूसरे पर डिपेंड हो और उसके सड़े गले पदार्थ से अपना खाना बनाए, वो जब डग ऑफ हो जाए तब खाना बनाए, खाना उसको यूज करे एज अ, तो उसे हम सेप्रोफिटोक बोलते हैं। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि दूसरे पर एज अ पैरासाइट के रूप में होते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे से भोजन लेगा और वो दूसरे को कोई फायदा नहीं देगा, तो उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। और जिसके ऊपर होता है उसे हम
होस्ट बोलते हैं। तो एक सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो सकता है, दूसरा हमारा होलोजोइक या पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो सकता है। अब देखिए यहां पे मैंने इस सबको पूरा को समराइज कर रखा है कैरेक्टर के हिसाब से। और 5 किंगडम कौन कौन से दिए थे आर.एच.ओ. व्हिटेकर ने? मोनेरा दिया था, प्रोटिस्टा दिया था, फंगी दिया था, प्लांटी दिया था, एनिमेलिया दिया था। अब हम कहेंगे कि सेल टाइप, तो जो मोनेरा है उसके पास प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है ऐसे ही साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जिस रीजन में जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। अब बात करेंगे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब के सब यूकैरियोटिक में रखे गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। सेल वॉल की बात करेंगे तो मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होते हैं, बाकी प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होते हैं, नॉन सेलुलोजिक भी हो सकते हैं। फंगी की बात करेंगे तो उसमें काइटिन का बना होता है और प्लांटी में सेलुलोजिक होता है, लेकिन एनिमल में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो मोनेरा सेलुलर लेवल का है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल का है, बाकी फंगी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। प्लांटी जो है टिश्यू और ऑर्गन लेवल का है, एनिमेलिया टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो मोनेरा में जो है ऑटोट्रोपिक भी थे, हेट्रोट्रोपिक भी थे। जो ऑटोट्रोपिक थे वो कीमोसिंथेटिक भी थे, फोटोसिंथेटिक भी थे, और हेट्रोट्रोपिक जो सेप्रोफिटिक भी थे और पैरासिटिक भी थे। अगर बात करेंगे हम प्रोटिस्टा की तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक थे, फोटोसिंथेटिक थे, ऑटोट्रोपिक कीमोसिंथेटिक नहीं थे और हेट्रोट्रोपिक थे। अगर हम फंगी की बात करेंगे तो हेट्रोट्रोपिक थे जो कि सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक रूप में थे। अगर हम प्लांटी की बात करेंगे तो प्लांटी ऑटोट्रोपिक थे और एनिमेलिया जो है हेट्रोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक थे। इसमें 2 तरीके का उन्होंने दिखाया, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। होलोजोइक का मतलब होता है फूड को खाना, मतलब होल फूड को डाइजेस्ट कर देना, होल फूड को एनगल्फ कर लेना, तो उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये जो है ये आपका टेबल हमने प्रोवाइड किया, जिस टेबल में पूरा का पूरा 5 किंगडम समराइज रूप में कैरेक्टर के साथ लिखे हुए हैं। आप इसको एग्जाम से पहले भी पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू के लिए भी इस चीज को आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक आगे की बात कि क्या हुआ जब इतनी चीजें हो गई तो आगे चल के पता चला कि बैक्टीरिया भी 2 तरीके से थे। एक ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि प्रिमिटिव थे, जो कि बहुत ही पुराने थे, उसे उन्होंने आर्की बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कहा। दूसरा ऐसे बैक्टीरिया जो कि नए थे, उसे यू बैक्टीरिया कहा। और कुछ ऐसे मतलब बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया था उसे बाद में बैक्टीरिया कहा गया। इसका एग्जांपल मेथियोनोजेन है, जो कि मीथेन गैस, मतलब मेथियोनोजेन का मतलब ही होता है कि मीथेन गैस जहां पे होगा वहां पे वो पाए जाते हैं। तो मेथियोनोजेन जो है बैक्टीरिया था, और जो नए वाले बैक्टीरिया थे मतलब आर्की बैक्टीरिया थे और यू बैक्टीरिया थे। तो एक जो है आर्की है, एक नया वाला है। तो इन्हें जो ये हमारा मोनेरा था, मोनेरा को 2 टाइप में बांट दिया गया। मोनेरा जो किंगडम था, उस मोनेरा किंगडम में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ही थे, तो बैक्टीरिया को 2 डोमेन में बांट दिया गया। एक डोमेन यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया या बैक्टीरिया। तीसरा जो था एक कॉमन डोमेन बनाया गया जिसमें यूकेरिया बोला, जिसके अंदर बाकी जो 4 बचे थे उनको रखे गए थे, प्रोटिस्टा को, फंगी को, प्लांटी को और एनिमेलिया को। तो ये 3 डोमेन सिस्टम कहलाया। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है इसे कॉल वूज ने दिया था। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हकेल ने दिया है, लेकिन ये क्या है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। और ये 3 डोमेन कितने किंगडम रख रहे हैं? ये 3 डोमेन जो है आपका एक प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये तो 4 है ही। इसके अलावा बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया 2 और रखे गए हैं। तो कितने हो गए? 4 और 2 6। तो चूंकि 6 यहां पे किंगडम थे तो इसलिए इसे हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दोनों सेम है, दोनों कॉल वूज ने दिया है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो कृपया इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और वो जो घंटा वाला बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपके जितने भी एग्जाम हैं डेफिनेटली क्रैक हो जाएंगे अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते रहे तो, क्योंकि हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन कंसीडर कर रहे हैं। एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं छूटेगा, आपका नीट और एम्स जैसे एग्जाम्स इजीली क्रैक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।